हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी की इस क्लास में। बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा है। चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू, है ना? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैम बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन यकीन मानिए 2 क्लास के अंदर मैं आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से कवर करवा दूंगी कि जब भी एग्जाम में अगर एनिमल चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आपके इसी क्लास से होने वाला होगा। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। एक मिनट, मेरे सामने फोन चल रहा है, मैं इस फोन को बंद कर दूं, नहीं तो आवाज डबल हो जाएगी, है ना? चलो, हाँ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? इस चैप्टर को हम कहते हैं एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। आपने अगर प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपने देखोगे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है हमारी स्किन में कौन से टिश्यू होते हैं, हमारी जो त्वचा होती है वो कौन से ऊतकों से बनी हुई होती है, हमारे फूड पाइप यानी कि भोजन नली में कौन से टिश्यूज होते हैं। आपसे पूछेगा कि गुर्दे के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, फेफड़ों के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे होंगे। तो 2 क्लास में, 2 नहीं तो फिर 3 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। आइए शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। सबसे पहले नाम से क्लियर है, एनिमल टिश्यू वो टिश्यूज जो एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं, जो किसी भी जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, वो ऊतक जो जंतुओं के शरीर को बनाते हैं, जो जंतुओं के शरीर में पाए जाए उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं, उन्हें एनिमल टिश्यू कहते हैं। बेटा जब मैं आपको प्लांट्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे प्लांट टिश्यू पढ़ा जाता है। ऐसे टिश्यूज जो प्लांट में पाए जाते हैं उनको प्लांट टिश्यू कहते हैं। हम यहाँ पे प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू हम कहते किसको हैं? अगर सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि टिश्यू किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग मुझे जवाब दोगे कि मैम जब बहुत सारी सेल्स का, बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप को आप क्या कहते हो? उसी ग्रुप को आप टिश्यू कहते हो। ये बात हमने साइटोलॉजी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अरे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, इसी ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी जो कोशिकाओं का जो ये ग्रुप बना है, कोशिकाओं का ये जो समूह बना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसी कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं। इस धरती पर जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सारे लिविंग्स आप जानते हैं सेल यानी कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। और जब इन कोशिकाओं के अंदर डिवीजन हो जाता है, ये सेल जब अपने आप को डिवाइड करती हैं और बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप, उसी समूह को हम टिश्यू कहते हैं, उसे हम ऊतक कहते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था साइटोलॉजी में, कि सबसे पहले सेल बनती है यानी कि एक कोशिका बनती है, और सेल से क्या बनते हैं? सेल से बहुत सारे टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज बन जाते हैं तो टिश्यूज एक जैसे टिश्यू होंगे वो इधर जाएंगे, दूसरे प्रकार के टिश्यू इधर जाएंगे, और टिश्यूज के आपस में जुड़ने से धीरे धीरे ऑर्गन्स यानी अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र, ये सारे सिस्टम बन जाते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। लेकिन ये बॉडी कैसी बनती है? लिविंग बॉडी बनती है, एक सजीव का शरीर बनता है ना? इसका मतलब मैम टिश्यूज हमेशा किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं, कोशिकाओं से बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो होगी टिश्यू की परिभाषा। अब ये जब हम उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? स्टडी अबाउट टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये टिश्यूज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी सेल से बने हुए होते हैं, इन टिश्यूज का काम क्या है, जब ये सारे के सारे आप पढ़ते हो तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उसी ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, उसी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैम हिस्टोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? जिसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। बच्चों ये जो टिश्यू टर्म है ना, ध्यान से सुनना, टिश्यू शब्द कहीं ना कहीं से तो आया होगा। ये जो टिश्यू टर्म है यानी ऊतक जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था अगर आपसे पूछे? तो टिश्यू जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले बाइचेट करके वैज्ञानिक ने यूज में लिया था। यानी कि बाइचेट करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, हिंदी में बिचेट भी लिखा जाता है इनको, ठीक है? ये बाइचेट नाम के वैज्ञानिक ने कौन सा शब्द सबसे पहले यूज किया था? टिश्यू शब्द, ऊतक शब्द। जबकि बच्चों ये जो हिस्टोलॉजी टर्म है ना, ये जो हिस्टोलॉजी ब्रांच है, ये हिस्टोलॉजी टर्म है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? ये शब्द यूज किया था मेयर ने। क्या? मेयर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म यूज किया था, जबकि बाइचेट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू शब्द यूज किया था। और पता है आगे चलकर इन्हीं दोनों साइंटिस्ट को, बाइचेट प्लस मेयर, इन्हीं दोनों वैज्ञानिक को कह दिया गया फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इनको क्या कह दिया गया था? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इस हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? फादर का मतलब क्या होता है? जनक, पिता। ठीक है, फादर का मतलब क्या होता है? जनक या पिता। तो हिस्टोलॉजी ब्रांच के फादर कौन अगर आपसे पूछे तब आप ये दोनों साइंटिस्ट करके आना बेटा, ठीक है? बाइचेट और मेयर। जबकि आपसे पूछे टिश्यू शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे बाइचेट ने टिश्यू शब्द यूज किया था, हिस्टोलॉजी शब्द किसने यूज किया था? मेयर ने। और इस ब्रांच के दोनों फादर कौन है, दोनों जनक कौन है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों वैज्ञानिकों को हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी कि ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी ब्रांच के जो फादर है वो कौन है? वो आपके बाइचेट प्लस मेयर दोनों वैज्ञानिक है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ये शब्द कहां से आया, किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैम हम आज उन टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक एनिमल बॉडी को बनाते हैं। जी हाँ, अब आपको मैम ह्यूमन टिश्यू कब पढ़ा होगी? अरे भैया ह्यूमंस भी तो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। कितनी बार बताइए मैंने ये बात कि जब हमारा क्लासिफिकेशन, हमारा वर्गीकरण किया गया था तो हम कौन से ब्रांच में रखे गए थे? एनिमल किंगडम में रखे गए थे हम। इसका मतलब जहां जहां एनिमल है वहां पे ह्यूमंस तो शामिल है ही है। तो या तो इस चैप्टर को बोलो एनिमल टिश्यू या इस चैप्टर को बोलो ह्यूमन टिश्यू, बात बराबर है। इसका मतलब आज मैं उन टिश्यूज के बारे में पढ़ाने वाली हूं जो टिश्यूज हमारे बॉडी को बनाते हैं। अरविंद कुमार कह रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। बेटा ढंग से ना क्लास देख लिया करो, टीचर में कमियां नहीं निकाला करो। एक्सक्रीटरी सिस्टम को मैं लास्ट क्लास में खत्म करके चली गई थी, एक बार ढंग से देखो फिर से, है ना? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कुल कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखोगे कि ह्यूमन बॉडी में कुल 4 प्रकार के टिश्यू, या एनिमल बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। ये लो बच्चों, सबसे पहले आपको इनके नाम पता होना चाहिए, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर। ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे? जी मैम। ऊपर क्या लिखा हुआ है? एनिमल टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जंतु ऊतक। मनुष्य के शरीर में या एनिमल बॉडी में कुल कितने प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं? तो करके आना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे।
सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। आइए मैं आपको नाम याद करवाती हूँ, ठीक है? ढंग से पढ़ लो, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं हूँ। शेख आबिद आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए टेक्निकल टीम है, आप उसको बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? मैम आप क्वेश्चन भी करा दीजिए, करवाती तो हूँ चैप्टर के बाद। देखो वैसे तो थ्योरी बैच में कभी मैं प्रैक्टिस नहीं करवाती हूँ, ना ही मैंने कभी आपको कमिटमेंट किया होगा कि भैया हाँ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन जब मुझे लगता है जिस चैप्टर में जरूरत होती है उस चैप्टर में मैं पहले ही करवा देती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों के फालतू के कमेंट तो एकदम बेकार ही है। अब आ जाओ, मैं किसी बच्चे का कमेंट रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो चुपचाप। सुनिए आनी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करना है वैसे भी, राइट है ना? आइए तो एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आता है एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा उपकला ऊतक। एक नंबर पे जो टिश्यूज आते हैं जो एनिमल बॉडी में होते हैं उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा कुछ किताब वाले एपिथेलियम लिख देते हैं, वो भी सही है, दोनों ही स्पेलिंग सही है, ठीक है? दोनों ही स्पेलिंग सही है, एपिथेलियल या एपिथेलियम दोनों सही है। हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। नंबर 2 पे आती है उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और हिंदी में लिखा जाता है संयोजी ऊतक। हिंदी में क्या लिखा जाता है? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जुड़ना। हम बोलते हैं संयोग हो गया, संयोजन हो गया, जुड़ना। ऐसे टिश्यूज जो किसी न किसी चीज को कनेक्ट करने का काम कर रहे होंगे, ठीक है? नाम से क्लियर है। तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यूज, हिंदी में बोलते हैं मांसपेशीय ऊतक। अरे हमारे बॉडी में मांस होता है ना मांस, हाँ तो मांस क्या है? एक टिश्यू है, ठीक है? और नंबर 4 पे आते हैं उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, या हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। तो मुझे बताओ अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जंतु ऊतक का क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि एनिमल टिश्यूज को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4। कौन कौन से? एक बार सुनो ध्यान से। एपिथेलियल टिश्यू एक नंबर पे आता है, उपकला ऊतक। नंबर 2 पे आता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। नंबर 3 पे आता है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक। और नंबर 4 पे आता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। नाम आपको याद करने पड़ेंगे, मेरी इसमें कोई वो नहीं है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा टिश्यू कौन से है हमारे बॉडी में? तो याद रखना ये कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मोड में मिलेगा। कैसे मिलेगा? मिलेगा मोस्ट अबंडेंट ह्यूमन टिश्यू या एनिमल टिश्यू कौन सा होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में या ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा टिश्यू है? तो आंसर क्या करके आओगे? कनेक्टिव टिश्यू इन चारों में से सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। आ गई? जी मैम। अब हम सबसे पहले मोटा मोटा पढ़ेंगे कि ये टिश्यूज क्या काम करते हैं, फिर घुस घुस के अंदर पढ़ेंगे। मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है? आइए सुनो, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। बेटा एपिथेलियल टिश्यू का कहां होगा? एपिथेलियल टिश्यू ध्यान से सुनना, फिर डिटेल में पढ़ेंगे करके। इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन देना। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कौन से टिश्यूज का नेचर, प्रकृति प्रोटेक्शन देने की है, सुरक्षा देने की है, तो आपका आंसर क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू, ऊतक। कौन सा? उपकला ऊतक, ठीक है? दूसरा इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज का अवशोषण हो रहा होगा कहीं पर, तो अवशोषण जहां पे हो रहा होगा उस हिस्से पर कौन से टिश्यू होंगे? एपिथेलियल टिश्यू होंगे। सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब होता है बच्चा श्रावण। जब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चीज का सिक्रेशन हो रहा है, श्रावण हो रहा है, सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? बन के बाहर निकलना, कोई चीज सिक्रीट हो रही है, तो अगर सिक्रेशन हो रहा होगा तो उसमें कौन से टिश्यूज होंगे? एपिथेलियल टिश्यू। और 4 नंबर पे आ रहा है सेंसरी, किसी ना किसी चीज का सेंस दे रहे होंगे, संवेदनाओं का कोई काम हो रहा होगा, तो वहां पे कौन से टिश्यू होंगे? एपिथेलियल टिश्यू होंगे। नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझो। मैंने कहा हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उनका काम या तो होगा प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना, या होगा एब्जॉर्प्शन यानी किसी चीज का अवशोषण करवाना, या किसी चीज का सिक्रेशन यानी श्राव कर रहे होंगे, या किसी चीज का सेंस यानी संवेदनाओं की पहचान करवा रहे होंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि एपिथेलियल टिश्यू का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उपकला ऊतक की क्या प्रकृति है, मैम जहां जहां सुरक्षा देनी होगी वहां पे एपिथेलियल टिश्यू होंगे। किसी चीज का अवशोषण, श्रावण या कोई संवेदना, किसी चीज का सेंस देना होगा तो वहां पे कौन से टिश्यूज होंगे? वहां पे एपिथेलियल टिश्यू होंगे। जी मैम, ठीक है। आज दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक काम आते हैं सपोर्ट देने में, कोई चीज को सपोर्ट दिलवाने का काम। जैसे आप बताओ कि मैं अभी खड़ी हूं, मेरी बॉडी को सपोर्ट देने का, मेरी बॉडी का ढांचा किसकी वजह से बना हुआ है? हड्डियों की वजह से। तो हड्डियां क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है? अगला सुनो, ये क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, किसी न किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहे होंगे। जैसे ब्लड यानी खून, खून क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत पढ़ते आ रहे हो। तो खून का काम क्या है आप मुझे बताओ? खून तो 24 घंटे सातों दिन ऐसे घूमता रहता है, तो खून के अंदर बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। जी मैम। इनका काम होता है इम्यूनिटी देना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। बेटा खून में एक प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं कहती हैं। वो क्या करती हैं? वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं हमारे शरीर में। और ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि मैम कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट देने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। जी हाँ मैम, ये मोटा मोटा पढ़ा, डिटेल में तो मैं पढ़ना ही है, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक। हमारी बॉडी में मांस है, जी मैम, और मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना। मैंने अपने हाथ को ऐसे 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 मूव करवाया, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? ये मूवमेंट मसल्स की वजह से, मांसपेशियों की वजह से हो रहा है। तो ऐसे टिश्यूज जो हमारी बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट का काम करवाएं, यानी कि हमारी बॉडी में गति का काम करवाएं, उन्हें हम गतिशील टिश्यू कौन से कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, मांसपेशीय ऊतक कहते हैं, ठीक है? जी मैम। और 4 नंबर पे आता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में होते हैं, और नर्वस सिस्टम में किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। और मुझे बताओ दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है, दिमाग करता है। जी मैम। तो दिमाग में जो टिश्यू होंगे उनको हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी फंक्शंस। ये लो खत्म। तो क्या आपको मोटा मोटा समझ में आया कि हमारी बॉडी में कुल 4 प्रकार के टिश्यू हैं? जी मैम। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कौन से टिश्यूज प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं तो आपका आंसर ये रहा। मैं कहूं कौन से टिश्यूज इम्यूनिटी बढ़ाने का काम या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आपका आंसर ये रहा। मैं पूछूं कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में मूवमेंट का काम करवाते हैं, गति का काम करवाते हैं, आपका आंसर ये रहा। और मैं पूछूं कौन से टिश्यूज हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट में हेल्प करते हैं, आपका आंसर ये रहा। आ गया समझ में? जी मैम आ गया समझ में। अब चलें आगे, अब आगे चलें। हाँ जी मैम चलिए आगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। बच्चों जब कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बनता है, चलो हम हमारी बात करते हैं। जब हम मां के गर्भ में थे, मां के वुम्ब में थे, गर्भ में थे, तो हम मतलब एक बच्चा जब बनता है
तो बेटा बच्चा नहीं बनता है, पहले 3 लेयर बनती हैं। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगी मैं। ऐसे 3 लेयर बनती हैं। जब कोई मां के गर्भ में बच्चा बन रहा होता है तो बच्चे के ऑर्गन्स बनने से पहले, टिश्यूज बनने से पहले 3 लेयर बनती हैं, 3 परत बनती हैं। इसीलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, 3 स्तर वाले प्राणी होते हैं हम, पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर बनी होती है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं हम एक्टोडर्म लेयर। कौन सी लेयर बताओ जरा? एक्टोडर्म, नाम से क्लियर है, एक्टोडर्म परत। जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं हम मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म परत। जो बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म लेयर बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाली को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म लेयर, एंडोडर्म परत बोलते हैं। एक्टोडर्म कौन सी है? आउटर। आउटर का मतलब क्या है? बाहरी। तो ये सबसे बाहरी परत है। मीजोडर्म कौन सी है? तो ये बीच वाली है, मिडिल लेयर है, सेंटर वाली है। और एंडोडर्म कौन सी है? सबसे अंदर वाली लेयर है। जी मैम, आ गया समझ में? कोई बड़ी बात नहीं समझाइए, आ गया होगा समझ में। अब बच्चों आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एक्टोडर्म लेयर से कौन से टिश्यूज बनते हैं। अभी ये लेयर है, फिर लेयर से आगे टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि एक्टोडर्म लेयर से कौन से टिश्यूज बनते हैं, मीजोडर्म लेयर से कौन से टिश्यूज बनते हैं, एंडोडर्म लेयर से कौन से टिश्यूज बनते हैं। तो क्वेश्चन बन गए ना? जी मैम बन गए। तो आओ जरा सुनो, जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जब हम एपिथेलियल, मैंने कहा 4 प्रकार के उत्तक है, जी मैम आपने सही कहा। तो सुनो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो इन तीनों लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों लेयर काम आती हैं कौन से टिश्यूज को बनाने में? तो आप लिखोगे ये तीनों काम आती हैं एपिथेलियल टिश्यू। लिख दो हिंदी में, उपकला उत्तक तीनों परत से बने हुए होते हैं। उपकला उत्तक कौन कौन सी लेयर से? इन तीनों से ही ओरिजिनेट होते हैं। यानी कि मैम जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों परतों से हुई है। जी हाँ, मैं यही कह रही हूं। अब सुनिए जरा, ये जो मेसोडर्म लेयर है, कौन सी? ये वाली। इस मेसोडर्म लेयर से 2 टिश्यू बनते हैं। कौन कौन से टिश्यूज बनते हैं? तो ध्यान से सुनो, इसी मेसोडर्म लेयर से बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इससे कौन से टिश्यूज बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और हिंदी में क्या करोगे आप? संयोजी उत्तक। हिंदी में क्या करोगे आप? संयोजी उत्तक। और इसी मेसोडर्म लेयर से जो दूसरे बनते हैं उनको हम मस्क्यूलर टिश्यूज कहते हैं। कौन से टिश्यू कहते हैं? मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं हम, मांसपेशीय उत्तक कहते हैं, मांसपेशीय उत्तक। यानी कि मैम अगर हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कनेक्टिव टिश्यूज कौन सी लेयर से बनते हैं, तो हम क्या करके आएंगे? वो मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। यानी कि मैम अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय उत्तक किससे बनते हैं, तो मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, ये जो एंडोडर्म लेयर होती है ना, कौन सी? ये वाली। इससे बनते हैं आपके नर्वस टिश्यू। इससे बनते हैं आपके नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। तो बताओ कुल कितने प्रकार के उत्तक हैं? 4 प्रकार के। कितनी लेयर से बनते हैं? 3 लेयर से। वो कौन सा टिश्यू है जो तीनों ही से बन सकता है? वो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और वो कौन सा उत्तक है जो सबसे अंदर वाली लेयर से बनता है? नर्वस टिश्यू। वो कौन से 2 उत्तक हैं जो बीच वाली लेयर से बनते हैं? वो ये लो। अब क्वेश्चन एग्जामिनर की मर्जी है, या तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे पूछ ले, क्या तुम अटक जाओगे? क्या नहीं अटकोगे ना? तो चलो आ जाओ आगे। आई मेरी बात समझ में? यस और नो? मैम यस। चलो अगली स्लाइड पे। तो टिश्यूज कितने प्रकार के? 4। कौन से टिश्यूज का ओरिजिन यानी उत्पत्ति किस लेयर से हुई है? समझ में आ गया? जी मैम। अब आइए जरा एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कहा कुल कितने प्रकार के टिश्यूज? आपने कहा 4 प्रकार के। तो बताओ एक एक करके पढ़ना पड़ेगा ना? जी मैम। तो नंबर 1 पे लिख दो एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। एक नंबर पे हेडिंग डालो, लिखो एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। हाँ जी, नंबर 1 पे लिखेंगे, एक नंबर पे लिखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियम शब्द भी नाम सही है, ठीक है, हिंदी में एक ही नाम है, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू। अब फटाक से लिखो एपिथेलियल टिश्यू का नेचर क्या है, यानी ये कहां कहां पाए जाते हैं। मैम जब भी कहीं पर किसी चीज के प्रोटेक्शन की बात आएगी, सुरक्षा की बात आएगी, यही टिश्यू होंगे। ठीक है, दूसरे मैम जब कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन की बात आएगी यानी अवशोषण की बात आएगी, यही होंगे। मैम किसी चीज को सिक्रीट करवाना होगा यानी किसी चीज का श्रावण करवाना होगा, यही टिश्यू होंगे। तो ये तीनों जगह आपके हमेशा और हमेशा कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ये लो बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। अब इससे आगे एक पॉइंट सुनो, जब भी कहीं पर हमारे बॉडी में लाइनिंग बनानी है, लाइनिंग या कवरिंग बनाना है, लाइनिंग का मतलब होता है बेटा परत, कोई भी परत को बनाना है, कोई लेयर बनानी है, कोई लेयर कोई परत बनानी है, या कवरिंग यानी आवरण बनाना है। अरे आप सुनते नहीं हो, ऑर्गन्स के बाहर कवर लगा हुआ होता है, आवरण लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अगर कभी एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? एग्जामिनर पूछ ले कि भैया ये बताओ कि जब कहीं पर भी हमारे बॉडी में लाइनिंग बनानी है, परत बनानी है, या कोई ऑर्गन्स के बाहर कवर चढ़ाना है, आवरण चढ़ाना है, तो वो किसका चढ़ेगा? वो एपिथेलियल टिश्यू का चढ़ेगा। या फिर कहीं पर भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करवाना है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी किसी चीज को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीट आउट करवाना है, तो एक्सक्रीशन में कौन से टिश्यूज काम आएंगे? आपके एपिथेलियल टिश्यू। या मैं कहूं हमारे बॉडी में कहीं पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, अब डिफ्यूजन का मतलब तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ी ना पढ़ा होगा, जब ह्यूमन बॉडी में डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन के लिए हमेशा और हमेशा कौन से टिश्यूज काम आते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज काम आते हैं। या कहीं पर हमारे बॉडी में किसी चीज का सेंस दिलवाना है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर संवेदनाओं में कौन से टिश्यूज काम आते हैं? आप क्या कहोगे? एपिथेलियल टिश्यूज काम आते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बता दो, क्या आपको यहां तक दिक्कत है किसी भी चीज में? नहीं है? तो आओ क्वेश्चंस बनाओ। प्रोटेक्शन देने का काम कौन से टिश्यूज का होता है? किसी चीज का अवशोषण करवाने का काम कौन से टिश्यूज का होता है? किसी चीज को सिक्रीट करवाने का काम, श्रावण करवाने का काम कौन से टिश्यूज का होता है? हमारे बॉडी में अगर कोई परत बनानी है, किसी ऑर्गन के बाहर परत चढ़ानी है, किसी ऑर्गन के बाहर कोई कवरिंग बनाना है, या किसी चीज को एक्सक्रीट आउट करवाना है, या डिफ्यूजन करवाना है, या किसी चीज का सेंस देना है, तो ये सारे काम करने का काम कौन से टिश्यूज का होता है? एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। एपिथेलियल टिश्यू का होता है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ, यस और नो? यस जी मैम। ठीक है, इनमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी की लाइनिंग
या कवरिंग कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है? तो परत चढ़ाने का काम या कवर चढ़ाने का काम किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है, उपकला उत्तक का होता है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बस यहां से बच्चों में कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक मैं हूं तो आपको क्यों कंफ्यूज होना है? आओ जरा यहां पर इस स्लाइड को पढ़ो आराम से, ध्यान से। मैं साथ में फोटो लेके आई हूं क्योंकि फोटो से ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी। इस स्लाइड में ऊपर दिया हुआ है कि एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। कैसे होते हैं समझना। पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है उनको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला उत्तक। पॉइंट क्लियर है? जी मैम। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और जो दूसरी तरफ आते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, या इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटिफाइड। इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं स्तरीय, स्तर बनाते हैं जो, स्तरीय उपकला उत्तक। मैंने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल, एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला अरे यार तू कितना सिंपल आदमी है, यानी कि उसका बिहेवियर बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाता है ना। मैंने कहा यार तेरा कितना कॉम्प्लेक्स नेचर है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब भैया तू क्या बोलता है, तेरे मन में क्या है, तेरे दिमाग में क्या है, बोलता क्या है तू, और तेरे बॉडी के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, कुछ मेल नहीं खाता है। इसका मतलब तेरा नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो पॉइंट से क्लियर हो गया क्या? सुनो, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिनकी स्ट्रक्चर सिंपल है, सरल है, उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जिनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया, बहुत लेयर में लेयर, लेयर में लेयर, यानी स्ट्रेटिफाइड है, बहुत सारे स्तरों से बना हुआ है, उसे हमने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कह दिया। अब आओ इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर इसकी फोटो दिखाते हैं। देखो बेटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स की लेयर से बने हुए हों। अरे टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल्स, कोशिकाओं से बनते हैं। अब ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर सेल्स की एक ही लेयर है, ये देखो बेटा एक ही लेयर है, ये देखो एक ही लेयर है, तो इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होगी। एक ही लेयर, एक ही सेल्स की लेयर, यानी कोशिकाओं की एकल परत से बने हुए हैं, इसीलिए हमने इनका नाम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू रख दिया। जी मैम, बड़ी सही बात है, रख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब आओ, मैंने कहा स्ट्रेटिफाइड, स्तरीय उपकला उत्तक, कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी लेयर है। देखो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी, यानी बहुत सारी लेयर से बने हुए हैं ये तो। जी हाँ, यानी कि ये तो मल्टी लेयर, बहुपरत, यानी बहुत सारी परतों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बोलो यस मैम, यस मैम। ऐसे समझो, सिर्फ एक ही लेयर से बने हुए हैं, वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। अब इस लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बहुत सारे लेयर के ऊपर लेयर, बहुत सारे स्तर बन गए, तो ये स्तरीय उपकला उत्तक, ये कॉम्प्लेक्स उपकला उत्तक। और सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ। ये जो स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल उत्तक होते हैं, पता है ये कहां पाए जाते हैं? ये हमारी स्किन में, फाउंड इन द स्किन, यानी हमारी त्वचा में पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन है, जी मैम। ये जो स्किन है, ये बाहर वाला, ये किस कौन से टिश्यू से बना हुआ है? तो आप क्या करके आओगे? ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है, लेकिन एपिथेलियल कौन से टिश्यू? तो आंसर क्या करके आओगे? स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये लो, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। फिर से सुन लो, अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन स्किन, यानी कि मनुष्य की जो त्वचा है, इस त्वचा की सबसे बाहर वाली परत, यानी कि स्किन की सबसे आउटर लेयर, भैया यही तो है बाहरी जो आपको दिख रही है, यही तो है बाहर वाली लेयर। ये किसकी बनी हुई है? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ये संयोजी उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। बताओ क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? जी मैम। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में? आपकी त्वचा के बारे में। आ जाए, आज हो जाए स्किन के बारे में बात। आपकी जो स्किन है वो तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती है, हमारी त्वचा तीन परतों से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी ये परत होती है जो हमारी स्किन को बनाती है? तो वो सुनिए ध्यान से। ये होता है हमारी स्किन का एपिडर्मिस लेयर। एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ये एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है। इसका मतलब मैम, हमारी स्किन जो बाहर से दिखती है, ये स्किन की कौन सी लेयर है? ये एपिडर्मिस लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये एपिडर्मिस लेयर है। पॉइंट क्लियर है? जी मैम। और इसी एपिडर्मिस लेयर में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या करके आओगे? इसी एपिडर्मिस लेयर में स्ट्रेटिफाइड, कौन से? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, दो नाम और हैं तो वो नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। और हिंदी में क्या लिखोगे? स्तरीय उपकला उत्तक, यानी कि हमारी जो त्वचा है, उस त्वचा का जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो हमें दिख रहा होता है, ये कौन सी लेयर होती है? ये एक्टोडर्म लेयर होती है। ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती है। ठीक है मैम। ये जो बीच वाली लेयर है आपकी स्किन की, इसे बोलते हैं डर्मिस लेयर। डर्मिस परत, हमारी स्किन में जो बीच में लेयर होती है उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। और पता है डर्मिस लेयर में सबसे ज्यादा होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि डर्मिस लेयर किसकी बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तकों की बनी हुई होती है। कौन से टिश्यूज की बेटा? संयोजी उत्तकों की बनी हुई होती है। लिख दो, ठीक है। और तीसरी जो ये वाली लेयर होती है, ये अंदर वाली, ये इसको हम, ये आप इस नाम को छोड़ो, आप तो याद करो, इसका सिंपल नाम होता है हाइपोडर्मिस। ये तो इसके नेचर की वजह से नाम लिखा हुआ है। जो सबसे अंदर परत होती है हमारी स्किन की, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। अरे कौन सी लेयर बोलते हैं? जल्दी से बोलो, हाइपोडर्मिस परत बोलते हैं ना। जी मैम। और पता है ये हाइपोडर्मिस कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है? यहाँ लिखा होता है फैट, ये वसा से बने हुए उत्तकों से बनी हुई होती है। और ऐसे टिश्यूज जिसमें फैट होता है उनको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये जो पीला पीला है ना, ये फैट है बेटा। और अगर आप फैट ज्यादा खाते हो तो इसी लेयर के अंदर आके जम जाता है और आपकी स्किन लटक जाती है ना, आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है। अब आप कहोगे मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। मनुष्य की त्वचा कितने प्रकार के उत्तकों से बनी हुई होती है? कितने प्रकार की लेयर, परत से बनी हुई होती है? तीन। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस।
हमें जो बाहर परत दिखती है उसका नाम है एपिडर्मिस, जो बीच में होती है उसको डर्मिस, और सबसे अंदर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। जी मैम, अगर एग्जामिनर पूछे जो बाहर दिख रही है स्किन की लेयर, ये कौन से टिश्यू से बनी हुई है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। ये कौन से आप बताओगे, जटिल उपकला उत्तक या स्तरीय उपकला उत्तक से बनी हुई होती है। अगर आपसे पूछे जो बीच वाली लेयर है डर्मिस, वो किससे बनी हुई है, वो संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। और जो सबसे अंदर होती है वो किससे, वो फैट से बनी हुई होती है, और फैट जिन टिश्यूज के अंदर यानी वसा जिन टिश्यूज के अंदर पाया जाता है उनको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा एग्जामिनर या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी आंसर करने में? नो मैम, नो मैम। इसका मतलब मैम हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू को मैम ने कहा दो भागों में बांटते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब मैम हमारी स्किन, हमारी त्वचा को कौन से टिश्यूज बनाते हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं। तो इस टिश्यू से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन यही होगा बेटा। अब क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू से स्किन तो बनती है, लेकिन स्किन की कौन सी लेयर सबसे बाहरी, और बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर को हम एक्टोडर्मिस या एक्टोडर्म लेयर कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, यानी कि हमारी त्वचा जो बाहर से दिख रही होती है एक्टोडर्म लेयर, और ये कौन से टिश्यू से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। पॉइंट क्लियर, क्लियर हो गया। जी मैम, अब आओ, मैंने कहा दूसरे प्रकार के टिश्यूज कौन से हैं, एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब प्यारे बच्चों, ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनका क्लासिफिकेशन आगे 5 प्रकार का होता है। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 5 भागों में बटे हुए होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब मैम हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, हमें लिखना है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज 5 प्रकार के होते हैं। सरल उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो लिख दो, कंपाउंड का आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, खत्म है वो वहीं पे। लेकिन जो सरल उपकला उत्तक होते हैं वो 5 भागों में बटे हुए होते हैं। तो नेक्स्ट, अरे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आया? हाँ मैम, मैंने कहा एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के, 4 में कौन सा पहला है आपका, कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। फिर मैंने कहा एपिथेलियल भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का होता है स्किन में, तो खत्म। अब कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल। अब मैंने कहा सिंपल आगे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, चल आजा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सरल उपकला उत्तक कितने भागों में बटे हुए होते हैं, ये 5 भागों में या 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इनके नाम कैसे पढ़े, सुनो। मैंने कहा टिश्यूज किससे बने हुए, आपने कहा मैम सेल से बने हुए, कोशिकाओं से बने हुए। अब ये जो इनके सेल होती है ना, इसके शेप के आधार पर, किसी में कोई सेल चपटी थी, किसी में कोई क्यूब के आकार की थी, किसी में कोई सेल जो थी वो खंबे के आकार की थी। तो जो सेल्स होती हैं इनके अंदर, उन सेल्स के शेप और साइज के आधार पर कि वो जो अंदर कोशिकाएं होंगी उनकी आकृति कैसी है, चपटी है, खंबे के जैसी है, घन यानी क्यूब के जैसी है, तो उसके आधार पर हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से मैम, आइए नंबर 1 पे आता है स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं शल्की सरल उपकला उत्तक, शल्की सरल उपकला उत्तक, उपकला उत्तक 1 नंबर पर। बेटा यहाँ पर इन टिश्यूज में क्या होता है, ये टिश्यू स्क्वामस जो टिश्यूज होते हैं ये चपटी सेल से बने होते हैं, फ्लैटर्ड चपटी सेल से। देखो ना इनकी सेल्स कितनी चपटी है, इतनी चपटी भी है। यानी कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये कौन सी सेल से बने हुए होते हैं, फ्लैटर्ड। और फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है, चपटी कोशिकाएं। इन टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं एकदम, ठीक है। तो हमने इनको स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह दिया, हमने इनको सरल उपकला उत्तक कह दिया। कौन सा सरल, शल्की, स्क्वामस, स्क्वामस, ठीक है जी मैम। दूसरा देखो क्यूबोइडल, क्यूबोइडल को बोलते हैं घनाकार, घन के आकार की जो सेल्स हो। क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, घनाकार सरल उपकला उत्तक, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स का शेप घन के जैसा है, क्यूब के जैसा, देख लो क्यूब जैसा बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने कह दिया ये तो क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। ये तो घनाकार सरल उपकला उत्तक है क्योंकि इनकी सेल्स कैसी है, क्यूब के जैसी है। जी मैम। तीसरा कॉलमनार, कॉलमनार को हिंदी में कहते हैं स्तंभाकार, स्तंभ के जैसा, स्तंभाकार। स्तंभ का मतलब होता है खम्मा, खम्बा समझते हो, खम्बा, पोल, पोल है ना, खम्बा कैसा होता है, लंबा सा होता है, लंबा सा। जी मैम, ठीक ऐसे देखो ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी सेल्स ऐसे खंबे के जैसी लंबी लंबी होती है बेटा, लंबी दिख रही है, पोल जैसी, खंबे जैसी। जी मैम, तो इनकी सेल्स के इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया, कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह दिया। हाँ जी मैम। तीसरे, चौथे सुनो, ऐसे टिश्यूज जिनके बॉडी, जिनकी सेल्स के ऊपर छोटे छोटे सीलिया, सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसी पतली पतली स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बाल जैसे पाए गए थे, ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को हम सीलिया कहते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ गया सीलिएटेड सरल उपकला उत्तक, सीलिएटेड सरल उपकला उत्तक, ये इनका नाम पड़ गया प्यारे बच्चों, पड़ गया। यानी कि ऐसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिनकी सेल्स के ऊपर ऐसे बाल जैसी, छोटे छोटे हेयर जैसी, बालों जैसी संरचना पाई जाती है, और इन्हीं बालों जैसी संरचना को हम सीलिया कहते हैं साइंस में। इन्हें क्या कहते हैं हम, सीलिया कहते हैं, ठीक है, ये सीलिया है बेटा। तो जिनकी सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो उन्हें सीलिएटेड कह देते हैं हम। जी मैम। और 5 नंबर पे आते हैं, उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथीय, अरे हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो ऐसे टिश्यू जो ग्रंथियों के अंदर पाए जाएं, ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ऐसे टिश्यूज जो ग्लैंड्स के अंदर हो, जो ग्रंथियों के अंदर हो, उन्हें हम ग्रंथीय उपकला उत्तक कहते हैं, उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बताओ, मैंने कहा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कुल 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समझो। नंबर 1 पे आते हैं स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, शल्की सरल उपकला उत्तक, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स, जिनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं, एकदम चपटी हुई होती है, चिपकी हुई होती हैं, देखो एकदम चपटी हैं, उनको हम स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, शल्की सरल उपकला उत्तक कहते हैं। दूसरे ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स क्यूब के जैसी हैं, घन के आकार की हैं, उन्हें हम क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ऐसे जिनकी सेल्स कॉलम जैसी, कॉलम यानी खंबे जैसी होती हैं, ठीक है, उनको हम स्तंभाकार उपकला उत्तक कहते हैं, खंबे के जैसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं। ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स के ऊपर छोटे छोटे सीलिया
यानी कि छोटे छोटे हेयर जैसी स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना पाई जाती है उनको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जो हमारी ग्रंथियों में या ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथियों में जो पाए जाते हैं उनको ग्लैंडुलर या ग्रंथीय उपकला उत्तक कहते हैं, लिख देना यहाँ पर। तो कुल 5 प्रकार के सरल उपकला उत्तक होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्वैमस कहां-कहां पाया जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा क्यूबोइडल कहां होता है, कॉलमनार कहां होता है, ग्लैंडुलर कहां होता है, सीलिएटेड कहां होता है। एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें कौन से टिश्यू होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा हमारे गुर्दों के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें कौन से टिश्यूज होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि ये जो हमारा फूड पाइप होता है ये कौन से टिश्यू से बना हुआ होता है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, यही सब एग्जाम के क्वेश्चन है। तो यहीं तक हम रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैम कि हमारे बॉडी में कुल 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं जी। और ये जो 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं उनमें सबसे पहला हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड, सरल और स्तरीय उपकला उत्तक। फिर हमने कहा स्ट्रैटिफाइड जो टिश्यूज हैं वो हमारी स्किन में बनते हैं। फिर मैंने कहा कि जो सिंपल टिश्यूज होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? तो ये पांचों। अब मुझसे युवराज जी पूछ रहे हैं वर्क क्या है? युवराज जी तुम भूल गए क्या? थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या होता है। अगर तुम भूल गए युवराज जी तो फिर से ये स्लाइड देखो बेटा। क्लास में जब तक दिमाग के साथ नहीं बैठोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा। दिमाग के साथ नहीं बैठोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना पढ़ाने के बाद मुझसे युवराज कह रहे हैं वर्क क्या है इनका? तो बेटा ये वर्क ही तो है, सुरक्षा देना, अवशोषण करवाना, श्रावण करना, उत्सर्जन करना, सेंस दिलवाना, आवरण बनाना, परत चढ़ाना, डिफ्यूजन करवाना। ये काम ही तो है इनके। और क्या है ये? हाँ? और क्या है ये? ठीक है जी। तो अब हम कल पढ़ेंगे इन पांचों के एग्जांपल्स, ये कहां-कहां होते हैं, क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, हो सकता है कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाए, नहीं होगा तो उसके एक क्लास बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू सो मच। मैम आप कोई प्रैक्टिस बुक बता दो बायो साइंस की। चलिए बताते हैं एक दिन आपको किताब के बारे में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।